Okay, good morning, students. Welcome to my class. Today we are going to revise a little about what we learned in lesson number 17. The first thing we learned was this important formula C is equal to Q by V. This we call as the golden formula simply because if you know any two things out of this, then you can find the third. So whenever you are in a problem, please do remember the formula C is equal to Q by V. We then derived expression for the capacitance of a parallel plate capacitor by writing electrical field in two different ways, in the form of charge and in the form of voltage, and then we showed that the capacitance of the capacitor is epsilon naught A divided by D. आफ्टर दैट वी हैड ए स्मॉल क्वेश्चन जिसमें हमें ये बताना था कि कौन सा ग्राफ C1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, कौन सा ग्राफ C2 को. हमने ये लर्न किया लास्ट क्लास में कि कोई भी क्वेश्चन ग्राफ का हो तो पहले स्लोप निकाला जाता है और फिर उस टर्म का क्या मीनिंग है उसको लिखा जाता है. उसके बाद फिर एक नॉर्मल बात है, जैसे A का स्लोप ज़्यादा है तो फिर इट वुड कॉरस्पॉन्ड टू दैट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है. इसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन देखी कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर. तो उसमें हमने पाया कि ये कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. हमने ये लर्न किया कि जितना ज़्यादा रेडियस होगा स्फीयर का उतना ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी. देन उसके बाद एक पॉइंट था कि फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेस इफ़ दे आर कनेक्टेड बाय वायर. इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि जब भी आप दो कंडक्टर्स को, चार्ज कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट करते हैं तो नेचुरली जो वोल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, और उसके बाद इस तरीके से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि पोटेंशियल इक्वल हो जाता है. तो ये मेन चीज़ थी कि चार्जेस तब स्टॉप फ्लो करते हैं जब पोटेंशियल ऑन वन बिकम्स इक्वल टू पोटेंशियल ऑन टू. उसके बाद वी हैड सीन कि हमारे पास अगर n स्फेरिकल चार्ज ड्रॉपलेट्स हों ऑफ रेडियस स्मॉल r और उनको कंबाइन कर दें एक बड़े ड्रॉपलेट के फॉर्म में, तो जो बड़ा ड्रॉपलेट है उसका जो पोटेंशियल हमने निकाला n रेज टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ड्यू टू द स्मॉलर ड्रॉपलेट. उसके बाद वी सॉ कि कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है. जस्ट वेरी ब्रीफली, यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो उसी वक्त एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिस्पैच हो जाता है टू द पॉजिटिव टर्मिनल. ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ने लगता है, और जब पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू दिस तब पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ज़ीरो इन द सर्किट, और उसके बाद फिर द चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग. उसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर देखा. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में हमने कहा कि भाई अगर एक प्लेट ए है और उसके पास अगर हम एक प्लेट बी लाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज जो है पोटेंशियल को कम करते हैं ऑन ए, बी जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन जो इफ़ेक्ट है इनका क्योंकि ये पास हैं वो ज़्यादा है. तो नेट इफ़ेक्ट ये होता है कि वोल्टेज डिक्रीज़ करती है. अगर वोल्टेज डिक्रीज़ करती है तो फिर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है. शायद इस यूनिट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है. तो इसमें हमने स्टार्ट किया कि छोटा क्यू मान लिया इज़ द इंस्टेंटेनियस चार्ज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये होगी बाय दैट गोल्डन फार्मूला. फिर हम कहते हैं वर्क डन बाय द बैटरी इन डिपॉजिटिंग ए स्मॉल चार्ज डी क्यू विल बी, ये हमने देखा था फार्मूला, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल. टोटल वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं और ये जो वर्क डन है ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. उसके बाद हमने Q की वैल्यू C इंटू वी डाली और उससे आ गया 1/2 CV². आप जानते हैं कि जहाँ चार्ज कांस्टेंट होगा ये फॉर्मूला लगाया जाएगा और जहाँ वोल्टेज कांस्टेंट होगी वहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे.
ये था क्वेश्चन की एक ग्राफ बना के दिखाओ बिटवीन एनर्जी वर्सेस कैपेसिटेंस जब वोल्टेज कांस्टेंट हो और जब चार्ज कांस्टेंट हो। तो हमने देखा था कि जब वोल्टेज कांस्टेंट होती है तो फार्मूला ये लगता है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे जब चार्ज कांस्टेंट होता है तो फार्मूला ये लगता है और उसके बाद एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी। सो दिस इज ऑल वी हैड सीन इन द लास्ट क्लास। आई होप आपने इसको अपने रजिस्टर में लिख लिया होगा और अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब लेट अस स्टार्ट टुडे विद द लेसन नंबर 18। इस लेसन के अंदर हम लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आज की क्लास थोड़ी सी मैथमेटिकल जरूर होगी, लेकिन द मैथमेटिक्स इज रियली ऑफ 10th क्लास लेवल, इट इज़ नॉट रियली वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी। लेट मी एक्सप्लेन द सिचुएशन टू यू। ही सेज कि एक कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डिस्टेंस दी है एंड इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज वी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और एनर्जी का फार्मूला भी लिख सकते हैं इनिशियल एनर्जी विद द कैपेसिटर 1/2 C1 इंटू वी स्क्वेयर। द क्वेश्चन सेज कि ये जो कैपेसिटर है इसकी जो प्लेट सेपरेशन है वो रिड्यूस कर दी है बाय 10%। देखिए, अगर कोई चीज़ रिड्यूस हो जाती है बाय 10% तो कितनी बची रहती है? 90% बची रहती है। 90% का मतलब होता है 90/100, दैट इज 0.90 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस डी। तो मतलब जो सेपरेशन डिस्टेंस है अब वो बन गया 0.90 टाइम्स ऑफ डी, एरिया वही है। अब जो ये कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय द न्यू डिस्टेंस विच इज 0.90 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो फिर हम फाइनल एनर्जी भी लिख सकते हैं, सेम फार्मूला 1/2 CF इंटू वी स्क्वेयर। अब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पे ये 1/2 देखें कैंसिल हो गया, वी स्क्वेयर भी कैंसिल हो गया। CF की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दी और CI की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दी, एंड इट टर्न्स आउट टू बी 1 डिवाइडेड बाई 0.90। What is 0.90? It is 90/100 और वो 100 ऊपर चला गया, मतलब it turns out to be 10/9। तो रेशियो आ गई फाइनल टू इनिशियल एनर्जी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज इन एनर्जी निकालनी है तो हम दोनों तरफ -1 कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो EI आ गया एंड EF माइनस EI, एंड दैट इफ यू टेक द एलसीएम 10 - 9 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स इस टर्म को हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी, मतलब ये चेंज इन एनर्जी है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल है तो उसको कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज। अगर हम फ्रैक्शनल चेंज को मल्टीप्लाई कर दें विद 100 तो वो टर्म बन जाती है परसेंटेज चेंज। तो जो परसेंटेज चेंज है एनर्जी का वो है 100 डिवाइडेड बाय 9। ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी 1-2 क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि शो दैट जो एनर्जी डेंसिटी है between the plates of a charge capacitor is equal to 1/epsilon naught times E square। तो इस डायग्राम में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाया है। देखिए, ये एक प्लेट है
और ये दूसरी प्लेट है, प्लेट एरिया इज़ ए, सेपरेशन डिस्टेंस डी है। तो हम जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है उसका वॉल्यूम होगा ए मल्टीप्लाइड बाई डी। अब अगर ये ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाए तो ऑटोमेटिकली लोअर प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज। हमने सीख रखा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ चार्ज होता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से हमने Q की वैल्यू लगानी है, तो Q की वैल्यू विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो ये हमने पहले कैपेसिटेंस का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला और चार्ज का फार्मूला पहले से तैयार करके रख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्ज़ाम में हमको याद रखना है कि हमने स्टार्ट करना है विद द फार्मूला फॉर एनर्जी, और एनर्जी का फार्मूला होता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। चार्ज की वैल्यू यहाँ से देख के लिखी, E इंटू एप्सिलॉन नॉट ए का होल स्क्वायर, एंड देन 2 डिनोमिनेटर में है, फिर C की वैल्यू यहाँ से देख के लिख दी। उसके बाद इस टर्म को एक्सपेंड किया, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, एंड देन आफ्टर दैट ये इसको स्क्वायर किया ना पूरा, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ए स्क्वायर आ जाएगा। देन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, ये वाला डी देखिए ये ऊपर चला जाता है और एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाता है। इन टर्म्स को रीअरेंज करें तो एनर्जी डेंसिटी आएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इस फार्मूले से ये पता चला कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिकल फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। एक आगे चल के चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उस चैप्टर के अंदर वी विल बी रिकॉलिंग दिस फार्मूला कि एनर्जी डेंसिटी इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। Now let us begin with the next question. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डिस्टेंस डी। मान लिया ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, लोअर प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, तो नेचुरली इन प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। इन टर्म्स ऑफ चार्ज आप जानते हैं ये फार्मूला Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। और अभी आपने सीखा कि जो एनर्जी डेंसिटी है बिटवीन द प्लेट्स उसका फार्मूला है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। मैं आई जस्ट शो यू इट अगेन। ये फार्मूला था एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये दो फार्मूलेज हमको याद करने हैं। अब मान लिया कि हम ऊपर वाली प्लेट पे एक फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से ये वाली प्लेट यहाँ आ जाए, इट कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। तो इफ आई आस्क यू कि भाई व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स, सॉरी, तो वर्क डन का फॉर्मूला विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और जितना भी वर्क डन आपने किया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर विल बी एन इंक्रीज इन द एनर्जी। इस टर्म का मतलब होता है कि ये एनर्जी है इन ए यूनिट वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम बन जाए डेल्टा वी तो उसमें जो टोटल एनर्जी होगी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला देख के लिख लिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम का फार्मूला ए इंटू डेल्टा एक्स लिख दिया। दोनों साइड डेल्टा एक्स कैंसिल हो गए। अब इसमें इस फॉर्म में एक्सप्रेशन को लाने के लिए एक ई को हमें एज इट इज़ रखना है और दूसरे ई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ से। तो देखिए ये था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ई, तो एप्सिलॉन नॉट ए ऐसे ही है, ए की ऐसे ही रखा और दूसरे ई की जगह Q डिवाइडेड बाय, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए यहाँ देखिए कैंसिल हो गया और ये हो गया फोर्स इज इक्वल टू
1/2 ऑफ E मल्टीप्लाइड बाई Q। इस एक्सप्रेशन को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई Q? यस, वी कैन राइट। लेकिन इस E बाई 2 का मीनिंग क्या होगा? मे आई रिमाइंड यू स्टूडेंट्स कि हमने क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने देखा था कि बिटवीन द टू प्लेट्स तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, लेकिन आउटसाइड द टू प्लेट्स इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 है। तो आउटसाइड 0 है, अंदर E है, तो एवरेज वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस E एंड देन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि दो टर्म्स हैं, एक 0 है और एक E है। तो एवरेज वैल्यू, तो E बाई 2 एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस when two capacitors are connected in series. Let me just explain the word equivalent. Equivalent का मतलब रियली में टोटल नहीं होता है। ये दोनों कैपेसिटर्स मिलके कुछ काम कर रहे हैं। इन दोनों कैपेसिटर्स की जगह अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें जो इन दोनों का काम कर सकता हो, तो उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। तो इन ए वेरी लूज टर्म, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक तरह से टोटल कैपेसिटेंस है, एज एक्सप्लेन टू यू, नॉट रियली, लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मीन्स क्या कि अगर इन कैपेसिटर्स को हटा दिया जाए तो उनकी जगह जो एक कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे विच कैन डू द फंक्शन ऑफ दीज टू, दैट विल बी कॉल्ड the equivalent capacitance. So let us come back to this question. इस क्वेश्चन डायग्राम में दो कैपेसिटर्स दिखाएं कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज V। तो हम कहते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमें ये याद रखना है कि सीरीज सर्किट के अंदर चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या मतलब कि यहाँ पे जो चार्ज है वो Q है और यहाँ पे भी चार्ज होगा Q। जब भी कोई कैपेसिटर के पास चार्ज होगा तो उसके क्रॉस वोल्टेज होगी। रिमेंबर द गोल्डन फार्मूला, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो वहाँ से वोल्टेज की वैल्यू आ गई Q डिवाइडेड बाई C1। इसी तरीके से जब इस कैपेसिटर के पास कुछ चार्ज होगा, इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगी, एंड वोल्टेज का वही फार्मूला है Q डिवाइडेड बाई C, C2 हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि जितनी वोल्टेज हम सर्किट में यहाँ लगाते हैं दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस अक्रॉस द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द सेकेंड कैपेसिटर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम रियली इसका मीनिंग सीखेंगे। आज हम सिंपली ये समझ लें कि जो वोल्टेज लगाते हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेजेस। सो टोटल वोल्टेज is equal to voltage across the first plus voltage across the second. In a simple way I can tell you, अगर यहाँ पे वोल्टेज 10 वोल्ट है और कोई आपको बता दे कि यहाँ पे 2 वोल्ट है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वोल्टेज विल बी 8 वोल्ट। तो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। अब हमने वोल्टेज का 3 बार फार्मूला लगाना है। वोल्टेज होता Q बाई C, तो ये हो गया टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई C। कौन सा C? जो टोटल को करस्पॉन्ड करता है उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहेंगे। और इसका मतलब है कि ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जब कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये हो गया Q बाई C1, ये हो गया Q बाई C2। आप देख रहे हैं Q विल गेट कैंसल्ड। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। बहुत सिंपल डेरिवेशन थी ये। अब हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे विच आर यूज्ड इन सीरीज सर्किट। ये शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल्स। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे LCM ले लेता तो C1 इंटू C2 आ जाता। ऊपर C1
प्लस C2 आता और फिर उसको उल्टा कर देता तो वो बन जाता C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। स्टूडेंट्स, हमें इस फार्मूले को इस तरीके से याद रखना है कि जब दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द टू C1 प्लस C2। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू। अब दूसरा शॉर्टकट देखिए, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हों ऑफ इक्वल वैल्यू इन सीरीज तो देखें इनका आंसर क्या आएगा, x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2x। तो एक x कट जाएगा और आंसर आ जाएगा x बाई 2। न्यूमेरिकल्स में अगर इसकी वैल्यू 7 है, ये भी 7 है, तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि आंसर विल बी 7 बाई 2। अब देखें दूसरा, अगर एक x है और दूसरा 2x है तो आंसर देखें कितना आएगा, एक x है, ये 2x है और नीचे क्या हो जाएगा 3x, मतलब 2x बाई 3 आएगा। क्या रिलेशन है इन दोनों में कि व्हेन वन इज डबल ऑफ द अदर तो आंसर इज ऑलवेज जो ग्रेटर नंबर है डिवाइडेड बाई 3। जस्ट गिविंग एग्जांपल, मान लिया एक की वैल्यू 7 है, दूसरे की वैल्यू 14 है, तो हाउ आर दे रिलेटेड, वन इज डबल ऑफ द अदर। व्हेन वन इज डबल ऑफ द अदर आंसर विल बी क्या, जो ग्रेटर नंबर है डिवाइडेड बाई 3। तो इन शॉर्टकट्स को ध्यान से लगाना है, ये तभी लगते हैं व्हेन दे आर इन सीरीज। दूसरी चीज हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि एक सीरीज सर्किट में वोल्टेज किस तरीके से डिवाइड होती है। देखिए, फॉर्मूला फॉर वोल्टेज होता Q बाई C। इसका मीनिंग ये हुआ कि सीरीज सर्किट में Q की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द कैपेसिटेंस। तो हम ये कह सकते हैं दैट द वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस। लोकल लैंग्वेज में इफ आई से it gets divided in the उल्टी रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, इनवर्स रेशियो, उल्टा। तो इसका एक प्रोसीजर है, वो एक बार लर्न कर लें, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम पहले रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस लिखते हैं, 12:16 का मतलब 2:1। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज क्या होगी, हमने यहां कहा कि इट विल बी इन द इनवर्स रेशियो, वो हो जाएगा 1:2। अब कोई पूछे कि फर्स्ट कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, तो देखिए उसका फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, इंडिविजुअल रेशियो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेशियोज 1 + 2 3 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। लेट मी रिपीट अगेन, इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी होगी, इंडिविजुअल रेशियो 2 डिवाइडेड बाय क्या, sum of the two ratios 1 + 2 3 multiplied by total voltage which is 18। तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छे से याद कर लें और न्यूमेरिकल्स में we will be able to interact nicely if we have learned these points। Okay, let us now start finding the equivalent capacitance when two capacitors are connected in parallel। देखिए, ये दोनों कैपेसिटर्स C1 and C2 they are connected in parallel to a battery of voltage V। One of the most important properties of a parallel circuit is that the voltage across each one of them will be same, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होगी। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल, मान लिया यहां पे 10 वोल्ट है तो यहां भी 10 वोल्ट होगी और वहां भी 10 वोल्ट होगी। दिस इज द मीनिंग कि V की वैल्यू इज कांस्टेंट। अब मान लिया यहां से चार्ज चला कैपिटल Q, तो कुछ चार्ज तो इस ब्रांच में चला जाएगा और कुछ चार्ज इस ब्रांच में चला जाएगा। मतलब ये जो चार्ज कैपिटल Q है
ये डिवाइड हो जाता है इन टू पार्ट्स। तो हम कहते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ पे इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। चार्ज का फार्मूला सी गोल्डन फार्मूले से आप कर सकते हैं। चार्ज होता है C इंटू वी, ये हो गया C1 इंटू वी। इसी तरीके से चार्ज यहाँ पे होगा C2 इंटू वी। हमने ये फार्मूला चार्ज का 3 बार लगाना है। जैसे लास्ट वाली डेरिवेशन में वोल्टेज के लिए लगाया था, अब हमने उसी तरीके से चार्ज के लिए फार्मूले लगाने हैं। Q1 Q2 की वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई है और ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाई V। ये C इक्विवेलेंट क्या है? ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इतना आसान है ये to derive the expression for the equivalent capacitance when they are connected in parallel. Let us now see some shortcuts for a parallel circuit. पहला है कि when capacitors are connected in parallel they simply get added। दिखाई दे रहा है, आप इसको सेंटेंस के फॉर्म में याद कर लें कि जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं दे सिंपली गेट एडेड। उसके बाद हम ये लर्न करना चाहते हैं कि ये जो चार्ज है ये किस तरीके से डिवाइड होता, किस रेशो में डिवाइड होता है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फार्मूला कि Q इज इक्वल टू C इंटू वी। और पैरेलल सर्किट में V की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब द चार्ज गेट्स डिवाइडेड in the same ratio as that of capacitance। तो जिस रेशो में कैपेसिटेंस हैं उसी रेशो में चार्ज डिवाइड हो जाता है इन ए पैरेलल सर्किट। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, मान लिया एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफेरेड है और दूसरा है 15 माइक्रोफेरेड। यहाँ से टोटल चार्ज आ गया कैपिटल Q। हमें ये पता लगाना है कि ये चार्ज Q1 एंड Q2 क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम रेशो ऑफ कैपेसिटेंस लिखते हैं, चाहे वो सीरीज का केस हो या पैरेलल का केस हो। रेशो ऑफ कैपेसिटेंस लिखते हैं 5:15। सिंपल रेशो 1:3। अभी आपने सुना कि जिस रेशो में कैपेसिटेंस होंगे उसी रेशो में चार्ज होगा, और चार्ज का फॉर्मूला विल बी इंडिविजुअल रेशो डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द टू मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। इसी तरीके से यहाँ पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, याद करें, वो इंडिविजुअल रेशो 3 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेशोज मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज। तो इस तरीके से मतलब ये है कि दोनों केसेस में आपको पहले रेशो ऑफ कैपेसिटेंस लिखनी चाहिए। इन द केस ऑफ ए सीरीज सर्किट जो वोल्टेज है वो डिवाइड होती है इन द इनवर्स रेशो, ये याद करना है। और पैरेलल सर्किट में जो चार्ज डिवाइड होता है दैट गेट्स डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ द कैपेसिटेंस। नाउ लेट अस डू ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज देयर इन द सैम्पल पेपर्स। ये है कि पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2। C1 की वैल्यू 3C है और C2 की वैल्यू 1C है। इनिशियली इनके पास चार्ज है, इसके पास 6Q है, उसके पास 3Q है और ये की ओपन है। मतलब ये है कि जब ये की ओपन थी तब जो टोटल चार्ज था वो 6Q प्लस 3Q 9Q है। जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं तो आपको याद होगा कि देयर इज गोइंग टू बी ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, और उसकी वजह से कब तक होता रहेगा चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट, जब तक यहाँ पे वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू वोल्टेज ओवर हियर। तो दैट्स व्हाट वी हैव रिटन एज द की इज क्लोज्ड there will be a redistribution of charge until the voltage across each capacitor becomes equal। आप देखें फार्मूला क्या है
Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है। क्या चीज कांस्टेंट है? वोल्टेज। इसका मतलब जो फाइनल चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कैपेसिटेंस। मतलब पहले हम रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस लिखते हैं, वो है 3C इज टू 1C, मतलब 3:1। तो यहाँ पे चार्ज विल बी इंडिविजुअल रेशियो 3 divided by the sum of the two multiplied by the total charge 9Q। इसी तरीके से दूसरे के पास चार्ज विल बी इंडिविजुअल रेशियो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द टू रेशियोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल चार्ज। सो इस लेसन में इतना ही था, एंड in the next lesson we'll start with the other points. Thank you.